वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज से मिलने इस्लामाबाद F7 में उनकी ज़ाती रिहाइशगाह पहुँचे। आपका तालीमी कैरियर बड़ा मुतनव्वु रहा। कहाँ तो GD पायलट की ट्रेनिंग हासिल की और फिर उसके बाद लॉ, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन बाद में बैंकर बन गए और फिर आर्किटेक्ट जो है उसका काम भी करते रहे। इतने कैरियर क्यों बदले? क्या तबीयत में बेचैनी थी? असल में शुरू में तो यही समझते थे कि मैं कोई इतना स्टेबल नहीं हूँ। अब्बा कहते थे कि ये तुम मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हो, लेकिन अच्छा था मुझे ये सारे तजुर्बात ने, मेरा ख्याल है कि मेरी शख्सियत में एक हर एक फील्ड का एक हिस्सा है। एग्रेशन भी है, एयरफोर्स की, पायलट की, बैंकर का वो ठहराव भी है वो, और कानून, और ये सारे ज़ाहिर है कि मैं शायरी तो कर नहीं सका क्योंकि तख्लीक अल्लाह ताला ने विरासत में नहीं रखी, तो शेर व शायरी तो मैं कर नहीं सकता था। तो आर्किटेक्चर मुझे हमेशा बड़ा पसंद रहा और इसी वजह से मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व भी हुआ। बतौर बॉय, बतौर वेरी यंग स्टूडेंट आपने पायलट बनने का इरादा किया, फिर वो छोड़ क्यों दिया? छोड़ इसलिए दिया जी कि एक दफ़ा मैंने लैंड किया और जहाज़ को मैं पार्किंग की तरफ ले जा रहा था, और जब जहाज़ स्विच ऑफ किया तो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि शिबली, ये सारी उम्र तुम ये करते रहोगे? जवाब आया नहीं। तो जब मैं जहाज़ से उतरा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने नहीं करना, लेकिन मैंने अपने पूरा वो किया। फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी लिया, लेकिन फ्लाइंग को मैंने एज अ करियर नहीं बनाया। कानून की तालीम हासिल करने की वजह क्या थी? देखिए, वो मेरे चचा बड़े वो अपने वकील थे और मैं बड़े उनके करीब था, तो मैंने उनसे सोचा कि मैं लॉ करूं, उनके साथ प्रैक्टिस करूं। तो बड़ा ज़रा एक अच्छा नहीं लगता था, मैं अपने चचा को देखता था, तो फैसला किया कि नहीं। फिर सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया, वो मैंने क्लियर किया, पास किया। तो फिर उसमें भी अब्बा उन दिनों में एग्जाइल में होते थे, तो उनसे मैंने मशवरा किया। उस वक्त मेरे जेब में हालांकि बड़े सख्त वक्त थे, लेकिन 3 मुझे जॉब की ऑफ़र थी। एक तो ये सिविल सर्विसेज में पास हो गया था, सेलेक्ट हो गया था, और दूसरा PSO था, और एक बैंक था BCCI। तो मैंने अपने अब्बा से मशवरा किया, वो लंदन में होते थे, मशवरा किया कि जी ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा तुम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। फिर वो बैंकिंग में बड़ा अच्छा मुझे वो लगा, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियाँ दी। फिर जो है तो डिसाइड किया वापस, अब्बा ने कहा कि आना चाहिए तुम्हें, तो मैं आ गया। और फिर मैंने, अब्बा ने पूछा कि क्या करोगे? मैंने कहा कि जी मैं मुझे इंडस्ट्री लगानी है। तो अब्बा ने कहा तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है, तो इंडस्ट्री यहाँ पे कानून रोज़ चेंज होते हैं, तो तुम अपनी जो हार्ड एंड मनी है उसको ज़ाया मत करो। तो फिर मैंने कहा जी आर्किटेक्चर से मुझे बड़ी दिलचस्पी। उन्होंने कहा बिल्कुल करो, लेकिन साथ में जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और उधर थोड़ा पार्ट टाइम लेक्चर भी दो, बिकॉज ज़ाहिर तालीम से एक वो तो था। तो वो फिर किया और मैंने इंजॉय किया। आई मीन मैं ये अल्लाह ताला का मुझे बड़ा करम है कि इतनी मुख्तलिफ चेंजेस के बाद जो फाइनली जिनमें मैं सेटल हुआ, हर चीज़ को मैंने इंजॉय किया। अभी पॉलिटिक्स है, इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। वालिद अहमद फराज बड़े शायर तो थे ही, लेकिन उनका फितरी मिलान लेफ्ट की तरफ था, बाएं बाजू की तरफ था, और आपकी वालदा बहुत मजहबी थी। आप कहीं दरमियान में हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल दरमियान में हूँ। और मैं आपको सच्ची बात अगर पूछें तो मुझे एक तरफ तो हमारी यहाँ पे जो सियासी मजहबी जमातें थीं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी दूसरी तरफ की। तो मैं बैठा हुआ था अर्जेंटीना में और सुबह नाश्ता कर रहा था और इकोनॉमिस्ट मैगजीन में पढ़ता था बड़ा रेगुलरली। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इमरान खान फाउंड्स जस्टिस पार्टी। मैंने वो देखा और मैंने फैसला कर लिया, मैंने कहा फाउंड माई लीडर, ऑनेस्ट टू गॉड। ये उधर इंस्टेंट, ये 1996 की बात है। मैंने फैसला किया और फिर मैं आ गया। और मैं नज़रियाती तौर पे, बिकॉज मैं समझता था कि और समझता हूँ कि जो इमरान खान है एज अ पर्सन, वो बिल्कुल सही उसमें मिडल में, जिसमें कि इस्लाम जो कि मज़हब है हमारा उसके करीब भी हैं वो बहुत, लेकिन वो इतने
वो नैरो माइंडेडली उसमें मज़हबी नहीं है। जो हमारा एक्चुअली मज़हब है, मॉडरेट वो है, रिलीजन है। मैं किसी और पार्टी में शायद ना, वो सियासत ही ना करता। मैं तो ये इमरान खान की वजह से आया सियासत में। आपके दादा फारसी के शायर, आपके वालिद उर्दू के बड़े शायर, आपने बिल्कुल शायरी नहीं की या शुरू में ट्राई किया? नहीं जी नहीं, सच्ची बात है कि मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख सकता था। मेरा बड़ा भाई है, वो उसमें फिर भी है। लेकिन देखिए, जब आपके फैमिली में और इसमें इतना बड़े नाम का एक शायर हो, उसमें मेरा ख्याल है कि आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप हमेशा कंपेयर किए जाएंगे। अभी भी मैं उसका वो हूँ कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे बड़ी चीज़ें, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में अहमद फराज खड़े हुए हैं। तो उससे जो है तो ज़रा मेरे लिए मुश्किल भी है, और थोड़ी सी बाज़-औक़ात अनफेयर भी बात हो जाती है कि लोग अब्बा से मेरा वो मवाजना करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं अब्बा के लेवल तक पहुंचूं। वालिद के अशार याद हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनके अशार जो है तो मुझे इसलिए भी याद हैं कि जब भी कोई मसला होता है, जब कोई सिचुएशन होती है, और हर किस्म की सिचुएशंस लाइफ में आती रहती हैं, तो मैं अब्बा का शेर अचानक मेरे जहन में वो खुद ही आ जाता है। तो शेर वो होते हैं, एक तो ये कि आप सुने, वैसे उनसे सुने। दूसरे ये है कि जो मौके पे जो अशार की वो है, वो मुझे याद आ जाते हैं। आपको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाले हुए 9 माह से ज़्यादा हो गया, कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया? एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे ये टास्क दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये करनी है। मैं समझता हूँ कि इसका, और वो हमने बड़ी कामयाबी से हमने उसको बनाया। और उसके बाद जो है तो हमने पूरे मुल्क में जो आगाही की इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की सियासत को बदल देगी। इस मुल्क की सियासत में ट्रांसपेरेंसी भी ले आएगी, और एक लोगों का एतमाद भी आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र है, वो ये है कि 12 साल से नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी नहीं थी। उस पर दिन रात काम किया, सब लोगों को मिल के, और एक ऐसी पॉलिसी तरतीब दी जो कि इंशाल्लाह मैं ये यकीन रखता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही एक रोड मैप है, और इस मुल्क की तरक्की एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी। आप पहले वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात भी रहे, कौन सी वजारत अच्छी लगी? देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपसे ज़्यादा किसको मालूम होगा। वो उसके लिए एक ख़ास स्किल सेट चाहिए। गो के जब मैं वज़ीर बना तो उस वक्त PDM और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस, जिसमें कि कभी आटे की, पेट्रोलियम की, PIA का जहाज़ गिर गया, जल्द से गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल। तो मैं ये समझता हूँ कि इवन तो मेरा फील्ड नहीं था, लेकिन मैंने PDM के उस नैरेटिव को बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ किया, और पूरे उसके साथ हमने उनको डिफीट किया, उनके उस नैरेटिव को जो कि उस वक्त लेके वो चल रहे थे। और लेकिन उसके अलावा जो है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बड़ी सख्त मिनिस्ट्री है। उसके लिए आपको एक नेचुरल, आपकी मिजाज में वो होना चाहिए। आपका मिजाज नहीं था वो? मेरा मिजाज नहीं था। मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मेरे मिजाज की थी नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं बिल्कुल ऐसे, जब मैं इसकी, मुझसे खान साहब ने एक दफ़ा पूछा शुरू में कि कैसे आपका चल रहा है, मैंने कहा जी और मैं कुछ नहीं जानता। इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं जब सुबह मेरी आंख खुलती है तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए। मुझे बड़ा वो होता है, बिकॉज हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, हमारी ज़बरदस्त टीम बन गई है। हमने हेम्प की पॉलिसी बना दी है, हमने नेशनल क्वालिटी पॉलिसी बना दी है, हमने स्टेम एजुकेशन को शुरू कर दिया है, हमने PCSIR जो हमारा एक बहुत बड़ा इदारा है उसमें बड़े अहम हमने चीज़ें कर दी हैं। जो इदारे पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी थी और PNAC था, इस तरह के जो इदारे थे, पिकरेट था, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के, उनको हमने वो जो बिल्कुल उसमें थे, मरे हुए थे, उसको दोबारा हमने उठा दिया है। आपने सारी जिंदगी बोर्डिंग हाउस में गुजारी। बोर्डिंग हाउस वाला बच्चा क्या आम बच्चे से मुख्तलिफ होता है? बहुत मुख्तलिफ होता है जी, बिकॉज मैं अभी, मेरा बेटा है, मैं उसको कभी बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजूंगा, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में एक तरफ तो जो अच्छाई है कि आपको एक कम्युनिटी लिविंग आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ में जो एक फैमिली की जो एक वैल्यू सिस्टम है, आपका एक ताल्लुक लोगों के साथ, लाइफ को फेस करना, वो बड़ा प्रोटेक्टेड सा माहौल होता है। तो उसमें आप शायद आप में वो उस एक्सपोजर से आप नहीं वो हो सकते, फ़ायदा बहरामंद नहीं हो सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल अपने सुबह जाएं वापस आएं फैमिली
पेरेंट्स, सब कुछ। तो ये चीज़ मैंने मिस की है। टेरेस में बैठकर चाय का मजा लिया। घर से रवाना हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के घर आए। उनकी अजीजा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। जब मैं सेनेट में 2018 में आया तो शिबली साहब से मुलाकात हुई। पहले मैं नहीं जानता था, वाकफियत नहीं थी। तो उस वक़्त चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स इनको दी। तो माशाल्लाह ये सुबह 9 बजे से शाम 6-7 बजे तक दफ्तर में बैठ के काम करते थे, मेहनत करते थे और उसको इस तरह लेते थे जैसे अपने ज़ाती काम। तो मैं अक्सर कभी कभी इनसे नाराज़ भी होता था कि आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं काम को। तो कहते थे जी मुझे बड़ा पैशन है, जो करना है ईमानदारी के साथ करना है। फिर हुकूमत चेंज हो गई और ये लीडर ऑफ द हाउस बन गए। तो वो ज़ाहिर है हमारी एक बड़ी अच्छी 3-4 महीने में बिल्कुल भाइयों की तरह ताल्लुक़ बन गया था। ये वाहिद मैं कहता हूँ लीडर ऑफ द हाउस थे जो मुझे कहते थे कि जी आप मिनिस्टरों को बुलाएं ताकि हम पार्लियामेंट को सही मानों में चला सकें। मेरी मुआवनत करते थे कि वो हाउस में आएँ, हाजिर हों, अपने सवालों के जवाब दें और अपना जो बिज़नेस है उसका वो ऐसन तरीके से चला सकें। आपके वालिद तो रोमानवियत के बादशाह थे। आपकी शादी अरेंज्ड है या लव मैरिज? एक सेकेंड यही तो आपके दिलकश अंदाज है जो कि लोगों को पसंद आता है कि अच्छा जी मेरी जी अरेंज मैरिज है और इससे बिल्कुल ये नहीं जाहिर होता कि मैं गैर रोमानवी हूँ। मैं अब्बा जितना रोमानवी तो नहीं हूँ लेकिन काफ़ी करीब हूँ उनके। आपकी बीवी किसकी पसंद थी, वालिद की, वालदा की या आपकी अपनी? वालदा और वालिद दोनों ने उनकी पसंद थी और मेरी भी पसंद थी। और मेरे वालिद साहब बड़ी मोहब्बत करते थे मेरी वाइफ के साथ और हर शाम को आके बैठते थे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पहुंचे। रेक्टर कॉमसेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तबस्सुम अफजल ने इस्तकबाल किया। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल केमिस्ट्री में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। In the last 10 years, or last 100 years rather, we have witnessed that scientific research and knowledge are the key factors in economic growth, prosperity and development of any country. शिबली साहब ये बताएं कि आपके अखराजात क्या सिर्फ सेनेट की तनख्वाह या वजारत की तनख्वाह से पूरे होते हैं या कोई सोर्स ऑफ इनकम और भी है? देखिए, सेनेट से आने से पहले तो मैं मेरा अपना बिजनेस था, डेवलपमेंट में था। तो अभी जो है तो जब से मैं सेनेटर बना हूँ तो मैंने अपना सब काम वाम छोड़ दिए है और अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी प्रॉपर्टीज़ से इनकम आती है। और वैसे भी मेरा कोई इतना ज़्यादा बड़ी छोटी सी फैमिली है और जो तनख्वाह मिलती है जो कि ज़्यादा नहीं है। तो क्या मुंतखब नुमाइंदों की तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए? अगर आपने अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है पॉलिटिक्स में तो आपको ये ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि एक तरफ अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आम और मिडिल क्लास के लोग सियासत में आएँ तो फिर इसके जो तकाज़े होते हैं वो 1.5 लाख पौने 2 लाख की तनख्वाह से नहीं पूरे होते। अगर आप किसी को चाय भी पिलाएं तो
उसके अखराजात। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे ख़ास तौर पे MNAs हैं उनकी बड़ी हलकों में आना जाना होता है, सब कुछ होता है। तो अगर आपने इनकरेज करना है, अगर आप ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सिर्फ पैसे वाले लोग होंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें फिर लोग भी उसी तरह के आएंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दफ्तर आए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बना रही थी, कितनी बन गई, कितनी बननी बाकी है और कितना खर्च आएगा? जहाँ तक कि इसकी तादाद का ताल्लुक है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है तो वो मिनिस्ट्री करती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे नए स्टार्टअप्स हैं जो कि यंग लोग हैं जिन्होंने कि इसमें काफ़ी काम किया। इलेक्शन कमीशन ने इस पर काफ़ी एतराज़ात किए EVM पर। जी, उनका कोई आप तदारक कर रहे हैं? देखें, वो तदारक तो हो गया। वो एक जिस वक्त उन्होंने किया उस वक्त वो मशीन उन्होंने उसको देखा नहीं था, और उसके बाद उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो काफ़ी दूर हो गए। इसी वजह से उन्होंने हमें ये कहा कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन इस्लामाबाद के होंगे तो उसमें मशीनें मुहैया की जाएं, वही मशीनें जो कि उनको हमने दिखाई थी। तो इसलिए मशीनों के तो जो भी मसाइल थे वो तो ख़त्म हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन मुतमईन है। अब देखना ये है कि हम चाहते हैं कि चूँकि जिस तरह के हम चाहते हैं इलेक्शन में शफाफियत हो, हम ये भी चाहते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन चूँकि उन्होंने ख़रीदनी है तो वो अपने जिसको हम कहते हैं RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो फ्लोट करे, ताकि जितनी भी पाकिस्तान में है या बाकी दुनिया की मशीन बनाने वाले हैं वो इसमें कम्पीट करें और हमें बेस्ट से बेस्ट मशीन मिले। तो हम उस जगह पे खड़े हैं। अभी भी हमारी मुलाकात हुई है, तो इलेक्शन कमीशन से हम पूरा भरपूर ताउन कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं हर वो चीज़ जिसमें कि ये EVM पे इलेक्शन पॉसिबल हो। कम खर्च बिजली वाले आप हीटर बना रहे हैं, गीज़र बना रहे हैं, पंखे बना रहे हैं, ये कब तक मार्केट में आ जाएंगे? तो क्या जो पहले से मौजूद है उनको रिप्लेस किया जाएगा, उनकी जगह नए लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल। देखें, पहली जो हमने तरतीब में हमने बिजली की जो बनाए हैं पंखों के लिए, जिसमें कि तकरीबन हम 3,500 मेगावाट बिजली की बचत होगी, उसका जो है हमने ये आने वाले सीज़न से उसकी पैदावार शुरू हो जाएगी। अब जाहिर है कि इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो पंखे मार्केट में ऑलरेडी हैं जो कि तकरीबन 10 करोड़ पंखे हैं, अब 10 करोड़ पंखों को रिप्लेस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टेजेस में हम एक ऐसी स्कीम भी ला रहे हैं जिसमें कि पुराने पंखे वो हैंड ओवर करेंगे और एक सब्सिडाइज रेट पे उनको नए पंखे मुहैया किए जाएंगे। जहाँ तक गीज़र्स का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि गीज़र चलाने में बड़े मुश्किल हैं और बड़े इनएफिशिएंट। पिछले 40-45 साल से वही एक चल रहा है। उसमें हम नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स को लाए हैं, और उससे होगा क्या कि उससे जो है आपकी गैस की जो बचत है वो बड़ी मुमकिन होगी और बिल्स भी कम आएंगे। तकरीबन 3 गुना तकरीबन कम बिल आपका आएगा। पाकिस्तान में धुंध और स्मॉग का मसला बहुत बढ़ता जा रहा है। सुना है कि आपकी मिनिस्ट्री मसनूई बारिशों का कोई मंसूबा भी बना रही है? जी बिल्कुल, हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि इस चीज़ को हम इस टेक्नोलॉजी को हम फाइनलाइज कर लें। ये आर्टिफिशियल रेन उसमें से एक इनिशिएटिव है जो कि हम उस पे काम कर रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्री का टेन्योर मुकम्मल होने तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत कौन कौन से काम पाए तकमील तक पहुँचा लेगी? हमने एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, ये एक ट्रिपल हीलिक्स हमने बनाया है, जिससे कि हम प्राइवेट सेक्टर के दरमियान और हमारी जो साइंस की मिनिस्ट्री है उसके दरमियान ये हमने एक मैकेनिज्म बना लिया है, जिससे कि वो एक दूसरे की रिसर्च और प्रोडक्टिविटी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें हमने इवन जो डिफेंस हमारे इदारे हैं उनको भी हमने शामिल किया है कि जो आपके इतने बड़े बड़े ज़बरदस्त इदारे हैं जिसमें कि इतना रिसर्च भी होता है, तो एक उसका जो सिविलियन स्पिल ओवर है वो उससे भी हम मुस्तफ़ीद हो सकें। ये एक बहुत बड़ा हुआ है। दूसरा है जो हम तालीम का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम स्टेम, जिसमें कि साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अब उसमें हमने एक ए भी डाल दिया, उसको स्टीम कर दिया, यानी आर्ट्स को भी हम शामिल कर रहे हैं, बिकॉज साइंस और आर्ट का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये आमतौर पे ये नहीं समझा जाता। ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क ने अब टेक्सटाइल से बाहर निकलना है। बाहर निकलने से मुराद ये है कि हम सिर्फ टेक्सटाइल पे अपना इन्हिसार नहीं कर सकते, हमारे मुल्क को एक्सपोर्ट्स चाहिए, और एक्सपोर्ट्स में टेक्नोलॉजी से अहम और हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी और जगह पे नहीं हो सकते। तो मुस्तकबिल अगर है तो इस पाकिस्तान का, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। कमेटी रूम में आए, एनर्जी एफिशिएंसी रोड मैप फॉर गैस और नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। अपने दफ्तर में ही वर्किंग लंच किया। आप सब्जी खोर हैं, गोश्त नहीं खाते, ये कैसे हुआ? पठान तो बड़ा गोश्त खाते हैं। ये दुरुस्त है जी, लेकिन मैं बचपन से ही मैं वेजिटेरियन हूँ। क्या इस हवाले से कोई बचपन में वाकया हुआ था? बचपन में मुझे अगर याद है, जब बहुत ही छोटा था, तो वो कुर्बानी की ईद पे वो हम बच्चों के तौर पे ज़रा आगे आगे थे, तो उसका वो खून आके गिरा मेरे कपड़ों पे, तो शायद वो एक इमेज है जिसके बाद मैंने ये गोश्त खाना छोड़ दिया। तो जब भी गोश्त देखता हूँ तो मुझे वो सीन रिप्ले होता है। सब्जियों में क्या पसंद है? सब्जियों में तो जी, जिस तरह मेरे वालिद को भी बहुत पसंद थी, वो भिंडियाँ हैं। अच्छा। वो मैं हफ्ते के 7 दिन खा सकता हूँ। तो बाकी दालें हैं मैं खाता हूँ, और मिक्स वेजिटेबल, ये मेरी खुराक है जो कि मैं नॉर्मल दिनों में दिन रात यही खाता हूँ। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश किस मौके पर हुए? मैं तो जी शायद इसी तलाश में हूँ कि कब मैं ज़्यादा खुश हूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी, मुझे जब पार्लियामेंट में पहली दफ़ा गया था 2015 में, तो ज़ाहिर है कि मुझे वो मौका या वो सारी वो चीज़ें याद आई जो कि हम बाहर बैठ के कहते थे कि इस मुल्क में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे ये फीलिंग मिली कि ये सब कुछ जो मैं पहले सोचता था या हम डिस्कस करते थे, अब वो करने का वक्त आ गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन यही चैलेंज है जो कि हमें मोटिवेट करता है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तैयार करदा कम गैस खर्च करने वाले गीजर्स का मुआयना किया। ये खुद डेवलप किया, ये वाला जो राइट पे है। तो इसकी स्टडीज से यही लगा कि कुछ की एफिशिएंसी 35% थी, कोई की 38, कोई की 40, तो इस रेंज में ये फिर रहे थे। और फिर जो ये हमने देखा तो ये तकरीबन उससे 65% एफिशिएंसी थी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद पहुंचे। प्रो रेक्टर डॉक्टर रिजवान रियाज ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ लैब्स का दौरा किया। तलबा के स्टार्टअप्स का तफसीली मुआयना किया।
यूनिवर्सिटी कैफे में कॉफी पी। शाम के वक्त अपने दोस्त सेनेटर मोहसिन अजीज के घर आए। सेनेटर शिबली फराज साहब आपके बचपन के दोस्त हैं, पुराने जानने वाले हैं। इनको आपने कैसा पाया बतौर इंसान, बतौर सियासतदान? ये इनके साथ, इनके जो बड़े भाई हैं उनके साथ और इनके वालिद साहब के साथ, सबके साथ हमारे एक फैमिली टर्म्स हैं। और इनके वालिद साहब तो बहुत ही शफीक आदमी थे, बहुत ही मिलनसार थे। सब लोग उनको जानते हैं, एक शायर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन हम तो उनको एक इंसान की हैसियत से जानते हैं। बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और यही खूबियाँ मैं समझता हूँ दोनों भाइयों में आई है। शिबली जो है, वी वर इन कॉलेज टुगेदर, कैडेट कॉलेज में। ये मुझसे जूनियर थे, थोड़े से जूनियर थे, लेकिन अब ज़रा जवानी इन पे ज़्यादा चढ़ी हुई है। लेकिन ये है कि उस वक़्त भी थोड़ी थोड़ी शरारत करते थे। और एज ए इंसान हमदर्द इंसान है, प्यार करने वाले इंसान है। चाय पी। घर वापस पहुंचे। सर आप बताएं, शिबली साहब के बचपन की कोई बात, क्या क्या खूबी है, क्या क्या खामी है, क्या आप समझाते हैं बड़े भाई के तौर पे? वेल, बड़ा भाई मैं ज़रूर था, लेकिन लगा नहीं कभी हमें कि हम बड़े हैं। 2 क्लास का डिफरेंस ज़रूर था, बट आपस में हम बॉक्सिंग बचपन में करते थे और शिद्दत से करते थे। वो दिन वो थे जब मोहम्मद अली क्ले सबका आइडियल हुआ करता था, और कभी कभी तो बग़ैर ग्लव्स के भी बॉक्सिंग की। कभी कभी बड़े होने की वजह से अगर मैं इस पे गालिब भी आया तो इसने गलबा नहीं पाने दिया। अच्छे भाई हैं, मोहब्बत करने वाले, दोस्तों के दोस्त, और इसीलिए जिनसे दोस्ती की है बचपने से चल रही है और चला रहे हैं। हम इनकी कामयाबियों पे खुश होते हैं, और आई थिंक जितने भी हमें इर्द गिर्द लोग इस काम, सियासत के काम को या खिदमत मुल्क की जिस तरह से भी बन पाती है करते नज़र आते हैं, उनमें मुझे शिबली नुमाया लगते हैं। आप ये बताओ कि आपके पापा कैसे हैं? वेरी नाइस, बहुत जेनरस है। आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या क्या ला के देते हैं, आपको क्या मशवरे देते हैं? लाइफ के मशवरे देते हैं, मैथ्स में कभी कभार हेल्प करते हैं, और बहुत चीज़ें भी दिलवाते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स। मसलन लाइक ये जो चीज़ भी मांगता है वो इसके लिए हाजिर हो जाती है। बट आई रियली आस्क। What I really ask, yeah. Rarely, not really. Rarely. और बाबा की कोई चीज़ बुरी भी लगती है? Cigarette, smoking habit. तो मना करते हैं? हाँ। फिर भी पीते हैं। रात के खाने में बड़े भाई सादी फराज और बचपन के दोस्तों को मदऊ कर रखा था। सेनेट में कायदे ऐवान और फिर वजारतों की ऊपर नीचे अदला बदली, क्या इससे आपकी कारकर्दगी पर फर्क नहीं पड़ा? देखिए जी, जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में 1 साल मेरा ख्याल है वो काफ़ी है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में कंटिन्यूटी चाहिए होगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो कि आप 6 महीने तकरीबन आपको लग जाते हैं तकरीबन एक मिनिस्ट्री को समझने में, और फिर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हो तो मेरा ख्याल है कि
कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं फुली कंट्रोल में फील करता हूँ और हमने जितनी चीज़ें पिछले 6 महीनों में की हैं, मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट भी देती है और ये साबित करती है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो हो सकता है। बड़े हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो कि बाद ऐसे बिल थे जो कि 1996 से फंसे हुए पड़े हुए थे। ये सब चीज़ों को क्लियर किया, इदारों को मुतहर्रिक किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रियल रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं। आपकी वजारत भांग की काश्त और एक्सपोर्ट पर बहुत जोर दे रही है, ये मंसूबा कहाँ तक पहुँचा? देखें, ये अब काफ़ी आगे हद तक पहुँच गया, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड था जिसमें कि इंटरनेशनली बहुत बड़ी मार्केट है। इससे दवाइयाँ भी बनती हैं और इससे टेक्सटाइल और कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि ये इस्तेमाल होती है। लेकिन हमने चूँकि इसको एक टैबू बनाया हुआ था, अभी हमने एक बड़े तरीक़ाकार के साथ इसकी जो है कल्टीवेशन, काश्त और इसकी पूरा वो जो एक सिक्योरिटी 4 मिनिस्ट्रीज ने मिल के ये बनाया है, जिसमें कि ज़ाहिर है ANF भी शामिल है, कॉमर्स मिनिस्ट्री शामिल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शामिल है और हम लीड कर रहे हैं। तो उससे मुल्क को ये एक ऐसा हैंगिंग फ्रूट है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है, जो कि मेरा ख्याल में कि बहुत ज़्यादा हो तो एक 6 से 8 महीने में ये सही मानों में काम करना शुरू होगा। हमारे पास इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स की एक लाइन लगी हुई है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपके मुल्क को अगले 2 साल में तकरीबन $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स तो देगा ही देगा और तकरीबन 35,000 के करीब जॉब क्रिएशन होगी। आप शायर ना सही, लेकिन हिस्से लतीफ़ तो बदरजा उत्तम मौजूद है। रक्स और मौसीकी कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं जी। मैं तो बताऊं, मैं तो म्यूज़िक इतने उससे सुनता हूं और अपना जब मैं ज़्यादा जवान था तो मैं बिल्कुल रक्स, खुद भी रक्स करता था और बड़े बड़े मुश्किल रक्स जिसमें कि टैंगो भी शामिल है, जिसमें कि सालसा भी शामिल है, ये मैं क्या करता था। और अभी भी कभी कभी इधर माइल हो जाता है दिल, लेकिन अब इन्वायरमेंट नहीं है, वक्त नहीं मिलता और बच्चों तक के लिए वक्त नहीं मिलता। तो लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा हूँ मैं म्यूज़िक और उसका तो बहुत ज़्यादा मैं दिलदार हूँ।